Hello friends, welcome back to our channel. I am Prachi Maurya. In our last class, we were studying about section 2 of भारतीय साक्ष्य अधिनियम. It means हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे डेफिनेशन क्लॉजेस को. डेफिनेशन क्लॉजेस में हम लोगों ने बहुत सारे डेफिनेशन क्लॉज अभी तक कवर किए हैं, जैसे कि प्रूफ, डिसप्रूफ, कंक्लूसिव प्रूफ एंड ऑल. आज के डेफिनेशन क्लॉज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एविडेंस से. एविडेंस जो कि है 2 सब क्लॉज ई में. तो एविडेंस क्या होता है? एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स ऑल स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स गिवन इलेक्ट्रॉनिकली which the court permits or requires to be made before it by witnesses in relation to matter of fact under inquiry, and such statements are called oral statements. Means क्या पढ़े हम लोग? इसके जो सब क्लॉज टू सेक्शन 2 क्लॉज ई का जो सब क्लॉज 1 है वो बात कर रहा है ओरल एविडेंस के बारे में. तो इसका फर्स्ट सब क्लॉज ओरल एविडेंस के बारे में बात करता है और दूसरा सब क्लॉज बात कर रहा है डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस के बारे में. ये याद रखिएगा. तो एविडेंसेस के डेफिनेशन में ही ये दो तरह के एविडेंस की बात कर रहा है. दो तरह के एविडेंस एक्सेप्टेबल है. इसका मतलब कोर्ट में कौन कौन से एविडेंस एक्सेप्टेबल है? ओरल एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. दो तरह के एविडेंस होते हैं. तो ओरल एविडेंस किसे माना जाएगा? तो ओरल एविडेंस जो स्टेटमेंट या वो स्टेटमेंट जो कि इंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स गिवन इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से दिया गया हो, विच द कोर्ट परमिट्स, जो कि कोर्ट परमिट कर रही है, और रिक्वायर्स टू बी मेड बिफोर इट बाय विटनेसेस इन रिलेशन टू द मैटर ऑफ फैक्ट. जो भी मैटर ऑफ फैक्ट से रिलेटेड विटनेस है उनसे वो बता रहे हैं आके उनका द्वारा दिया गया स्टेटमेंट टू मैटर ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी, एंड सच स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड ओरल स्टेटमेंट. वो क्या माना जाएगा? वो ओरल स्टेटमेंट माना जाएगा. जो भी विटनेस आकर के दे रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मीन से भी दिया जा सकता है, कोर्ट उसे परमिट कर रही है तो उसे माना जाएगा ओरल एविडेंस. जैसे कि कोई भी कांड हुआ भाई, कोई भी इवेंट हुआ, कोई भी घटना हुई यहाँ पर, ठीक है. अब घटना के दौरान यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े थे. इन लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी. किसी ने कोई चीज नोटिस की, किसी ने कोई चीज नोटिस की, किसी ने कुछ नोटिस किया. किसी ने चोर को भागते हुए देखा, कोई रास्ते में खड़ा था तो देखा एक आदमी घबराया हुआ यहाँ से जा रहा है. तो इनके द्वारा दिया गया जो भी स्टेटमेंट होगा कोर्ट में, कोर्ट अगर उसको एडमिट करती है तो वो माना जाएगा ओरल एविडेंस. कोर्ट अगर उसे परमिट करती है तो वो माना जाएगा ओरल एविडेंस. यहाँ पे डिपेंड करता है कोर्ट परमिट करेगी या नहीं करेगी. ये भी तो हो सकता है कि हियर से एविडेंस हो. हियर से एविडेंस भी तो ओरल ही दिया जाता है, तो हियर से एविडेंस तो कोर्ट परमिट ही नहीं करेगी. तो यहाँ मैटर है कोर्ट परमिट करेगी या नहीं करेगी उसे. ओके. सेकेंड कह रहा है ऑल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स. वो सारे डॉक्यूमेंट्स चाहे वो इलेक्ट्रॉनिकली हो या डिजिटल रिकॉर्ड्स में हो, प्रोड्यूस्ड for the inspection of the court, and such documents are called documentary evidence. अब कोर्ट में प्रोड्यूस किया जा रहा है, कोर्ट उसे इंस्पेक्ट करती है भाई, छानबीन करती है. कोर्ट को लगता है कि हाँ इसे परमिट करना चाहिए, एडमिट करना चाहिए, तो कोर्ट उसको उसे मान लिया जाएगा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. मीन्स हम लोगों ने क्या देखा एविडेंस में? एविडेंस का जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 सब क्लॉज ई में है. ई से एविडेंस याद रखने का तरीका 2E, ई फॉर एविडेंस याद हो जाएगा. उसमें सब क्लॉज 1 जो है वो बात करता है ओरल एविडेंस की, क्लॉज 2 बात करता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की. डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो या ओरल एविडेंस हो तब माना जाएगा एविडेंस जब कोर्ट उसे परमिट करेगी. और हाँ, इसमें नया ऐड किया गया है ये इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली जो ओरल एविडेंस है वो इलेक्ट्रॉनिकली भी लिया जा सकता है. अभी इस पे ज्यादा केस लॉज आए नहीं है इलेक्ट्रॉनिक चीजों पर, अब आना शुरू होंगे क्योंकि अब इसका रूल नया बन गया है. तो अब हम लोग उसके नए केस लॉज को भी पढ़ते हुए साथ में चलेंगे. ओके. तो अब उसी लगे हाथ जब हम लोग पढ़ रहे हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस के बारे में, तो ये भी जान लेते हैं 2D में डॉक्यूमेंट के बात कहा गया है. तो याद हो गया, ये भी इजी है. 2D, D फॉर डॉक्यूमेंट. जैसे हम लोगों ने पढ़ा है स्टार्टिंग में 2C, C से क्या था?
आप जरूर एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और 2A में क्या था, ये दोनों हम लोग पढ़ रखे हैं, तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में जाएंगे और इसका आंसर करेंगे। 2 सब क्लॉज ए में भारतीय साक्ष्य अधिनियम किसके बारे में बात करता है, और 2 सब क्लॉज सी भारतीय साक्ष्य अधिनियम किसके बारे में बात करता है। बेयर एक्ट खोल के आप पढ़ रहे होंगे, ये हम उम्मीद करते हुए चल रहे हैं। हम हर लेक्चर में ये बात बार बार रिपीट करते हैं कि आप बेयर एक्ट सामने खोल के ही पढ़िएगा। 2D डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करता है, मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड और अदरवाइज रिकॉर्डेड अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मीन ऑफ लेटर, फिगर्स, marks or any other means or by more than one of those means intended to be used or which may be used for the purpose of recording that matter and includes electronic and digital records। यहां पे भी है, ये तो पहले भी था, इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड्स के तरीके से भी कोई डॉक्यूमेंट लिया जा सकता है। और डॉक्यूमेंट कौन कौन से हो सकते हैं जो कि कोर्ट परमिट कर सकती है भाई, तो वो डॉक्यूमेंट हो सकते हैं लेटर के फॉर्म में भी हो सकता है, फिगर्स के फॉर्म में भी हो सकता है, मार्क्स के फॉर्म में भी हो सकता है, और या एनी अदर मीन्स किसी भी तरीके से हो सकता है, और बाय मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स इंटेंडेड टू बी यूज्ड और विच मे बी यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर। किसी भी तरीके से अगर कोई डॉक्यूमेंट्री तरीके से रिकॉर्ड हो रहा है, कोई डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड हो रहा है लेटर, फिगर, मार्क्स के तरीके से, तो उसका डॉक्यूमेंट माना जा सकता है, कोर्ट उसे परमिट कर सकती है। अब इसका इलस्ट्रेशन देख लेते हैं ताकि चीजें और क्लियर हो जाए। इलस्ट्रेशन में बात कह रहा है अ राइटिंग इज अ डॉक्यूमेंट। राइटिंग जो है वो डॉक्यूमेंट होता है, जो भी राइटिंग है, वर्ड प्रिंटेड, लिथोग्राफ्ड और फोटोग्राफ्ड आर डॉक्यूमेंट। जो भी वर्ड प्रिंट हो रहा है, जैसे ये नोटबुक है, नोटबुक पर कोई भी चीजें प्रिंट हुई हैं तो वो क्या है, वो डॉक्यूमेंट है। कोई चीजें फोटोग्राफ हुई हैं, अगर आप बीच पे जा रहे हैं, माउंटेन्स पे जा रहे हैं, वहां जाके फोटो खिंचा रहे हैं, तो जो भी फोटो क्लिक किया गया उस समय फोटोग्राफ बना, अब वो डॉक्यूमेंट के तौर पर एडमिट किया जा सकता है। शादी के फोटोज आपने देख रखा होगा, शादी के फोटोज, शादी की वीडियो रिकॉर्डिंग्स जो होती हैं वो कोर्ट अलाउ करता है। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक मीन ऑफ रिकॉर्ड है, डिजिटली रिकॉर्ड हुआ है वो, तो दैट इज ऑल्सो अ डॉक्यूमेंट। लिथोग्राफ्ट वो भी डॉक्यूमेंट है। अ मैप और प्लान इज अ डॉक्यूमेंट। मैप है भाई, भारत का नक्शा हमें आता है, वैसा अच्छे से तो नहीं है, कोई भी मैप है, क्या है, डॉक्यूमेंट है। एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ मेटल प्लेट, मेटल के प्लेट पर कोई भी इंस्क्रिप्शन है। स्टोन इज अ डॉक्यूमेंट, यहां तक कि स्टोन के ऊपर अगर कुछ लिख के रखा है, भाई आप जाते होंगे भाई बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स देखने के लिए, वहां पे स्टोन्स पर आपने देख रखा होगा ज्यादा से ज्यादा राजू और रानी की कलाकारियां ज्यादा होती हैं, जितने भी मॉन्यूमेंट्स होते हैं, तो वहां पे जो भी स्टोन पे लिखा गया है, किसी मेटल प्लेट पे जो भी इंस्क्रिप्शंस किए गए हैं, वो सारी चीजें डॉक्यूमेंट्स होती हैं। और कैरिकेचर इज अ डॉक्यूमेंट, कैरिकेचर जो होता है वो भी डॉक्यूमेंट है। तो जितने भी इलिस्ट्रेशंस में दिए गए हैं चीजें वो याद होना चाहिए, क्योंकि ये आता है प्रीलिम्स में। क्या जो लिथोग्राफ्ड होते हैं, मैप है, प्लान है, प्लेट या स्टोन पर कुछ लिखा हुआ है, कैरिकेचर है, तो क्या ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट के अंदर आएंगी या नहीं आएंगी, तो इसे मेमोराइज कर लीजिए। ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट होती हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीन से रिकॉर्ड किया हो, डिजिटल मीन से रिकॉर्ड किया गया हो, लेटर के फॉर्म में भी हो सकता है, फिगर्स के फॉर्म में भी हो सकता है, मार्क्स के फॉर्म में हो सकता है। जैसे कि हम अभी अपना वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये भी तो एक डॉक्यूमेंट है। अगर हम अभी किसी का फोटो बनाते हैं यहाँ पर कि ये भाई जो हमें देख रहा है इस समय बैठ करके वो बिल्कुल ऐसा ही दिखता है, ठीक है, वो बिल्कुल ऐसा ही दिखता है, तो ये भी क्या है, ये डॉक्यूमेंट है। फिगर्स भी तो डॉक्यूमेंट है, हो सकते हैं कि नहीं, ये फिगर्स डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। अब एक हमें आंसर दीजिए, जैसे हम बीच पर गए, बीच पे जो सैंड है, बालू होती है बीच के किनारे, आपको पता है कि यहाँ से समुद्र होता है और किनारे किनारे बालू होती है, बालू मतलब सैंड बगल में सैंड है। तो अब इस सैंड पर हम जाते हैं और अपना नाम लिख देते हैं, भाई कि मेरा नाम है प्राची, और हम यहाँ पे लिख दिए, सैंड पर हमने नाम लिख दिए, तो अब ये क्या एक डॉक्यूमेंट है या नहीं है?
ये जो है हमने सैंड पर नाम लिख रखा है अपना, ये डॉक्यूमेंट नहीं है। भले ही हमने वहां पे लिखा है, राइटिंग के फॉर्मेट में है, पर वो डॉक्यूमेंट नहीं माना जाएगा, क्योंकि अभी पानी आएगा और वो मिट जाएगा। हाँ, अगर हमने जो नाम लिखा है इसका हमने अगर फोटो ले लिया तो अब ये डॉक्यूमेंट बन जाएगा, ये एडमिट हो सकता है कोर्ट में। जो हमने नाम लिखा है, जो हमने फोटो बनाया है वहां पर, या फिर किसी का स्ट्रक्चर बनाया है किसी भी चीज का, उसका अगर फोटो ले लिया जाए तो वो जो फोटो है वो बन जाएगा डॉक्यूमेंट। जैसे व्हाट्सएप वगैरह पे या जो भी आप सोशल मीडिया यूज करते हैं, उस पर हम किसी को वॉइस मैसेज भेज रहे हैं, वो भी क्या है, वो भी डॉक्यूमेंट है, वो भी कोर्ट में एडमिसिबल है एज ए डॉक्यूमेंट। यहां तक बात समझ में आई आपको? जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये हम आपको बता देते हैं, ये आपके सेक्शंस में नहीं दिया है, ये एक्स्ट्रा बातें हैं कुछ। जो डॉक्यूमेंट होती है वो दो तरीके के होते हैं डॉक्यूमेंट्स। एक होता है प्राइमरी डॉक्यूमेंट और एक होता है सेकेंडरी डॉक्यूमेंट। ये जब अभी आप आगे पढ़ेंगे सेक्शन तो उसमें दिया है, एक बार आप यहाँ पे जान लीजिए ताकि इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा। एक बार कोई बातें सुन ली जाती हैं, दिमाग में सुन लेते हैं, तो वो बार बार अगर रिपीट होता है तो याद भी होता जाता है, इसलिए। तो डॉक्यूमेंट दो तरीके के होते हैं, प्राइमरी डॉक्यूमेंट होता है और सेकेंडरी डॉक्यूमेंट होता है। तो भाई ये प्राइमरी डॉक्यूमेंट क्या होता है? प्राइमरी डॉक्यूमेंट मतलब कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, कोई भी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होगा वो प्राइमरी डॉक्यूमेंट माना जाता है। और सेकेंडरी डॉक्यूमेंट मतलब, सेकेंडरी डॉक्यूमेंट मतलब कि कोई कॉपी डॉक्यूमेंट होगा। अगर किसी डॉक्यूमेंट का कॉपी है तो वो माना जाएगा सेकेंडरी। और प्राइमरी डॉक्यूमेंट कब माना जाएगा? जब कोई डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होगा। जैसे आपका आधार कार्ड का एग्जांपल लेते हैं हम भाई, आपके आधार कार्ड है तो जो ओरिजिनल आधार कार्ड है आप वहां ले जाएंगे तो भाई वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट परमिट किया जाता है। बहुत जगह ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही परमिट किया जाएगा और कुछ परमिट नहीं किया जाएगा। कहीं कहीं सेकेंडरी डॉक्यूमेंट भी एक्सेप्टेबल होते हैं, ठीक है। तो आधार कार्ड की अगर आप फोटोकॉपी निकाल के लेके जा रहे हैं तो जो फोटोकॉपी होगी वो क्या मानी जाएगी? वो सेकेंडरी डॉक्यूमेंट मानी जाएगी, प्राइमरी नहीं मानी जाएगी। प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स की वैल्यू ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सेकेंडरी डॉक्यूमेंट। उसी तरीके से जो हम लोगों ने अभी पढ़ रखा है ओरल एविडेंसेस, तो ओरल एविडेंस जो होते हैं वो भी दो तरीके के होते हैं। ओरल एविडेंस दो तरीके के होते हैं। पहला डायरेक्ट एविडेंस, जो बिल्कुल डायरेक्टली दिख रहा है। दूसरा हियर से एविडेंस। तो हमने आपको बता रखा है कि हियर से एविडेंस तो एडमिसिबल नहीं होता है, लेकिन डायरेक्ट एविडेंस ओरल एविडेंस में आता है और वो परमिट होता है। डायरेक्ट एविडेंस का एक एग्जांपल हम आपको बताते हैं, जैसे कि सीसीटीवी फुटेज। सीसीटीवी फुटेज जो एग्जांपल है, याद रखिएगा, ये डायरेक्ट एविडेंसेस में आता है, ओरल एविडेंस के अंदर आता है। अब देखिए हियर से एविडेंस इसलिए एडमिट नहीं किया जाता है क्योंकि इसे, अगर इंग्लिश लॉ में आप जाएंगे तो इसे कहा जाता है एज अ ग्रैप वाइन। ग्रैप वाइन मीन्स कि इसमें हो सकता है बहुत सारी चीजें, मिर्च मसाला डला हो। जैसे हम आपको एक एग्जांपल देते हैं कि यहाँ पे एक व्यक्ति है, ये दो व्यक्ति है, ये आपने कभी बहुत सारे गेम्स ऐसे देखे होंगे, ये तीन व्यक्ति है और ये चौथा व्यक्ति है। अब यहाँ पे चार लोग हैं, इन चारों लोग में से ये ऐसे लाइन से खड़े हैं, ये ए हैं, ये बी हैं, ये सी हैं और ये डी हैं। ए ने एक बात कही, कुछ सेंटेंस कहा बी से, बी को वही सेंटेंस सी के पास ले जाना है और सी को वही सेंटेंस डी के पास ले जाना है। तो ये डेफिनेटली श्योर है कि ए के द्वारा कहा गया बात वापस रिपीट नहीं आएगा डी के पास। क्यों? क्योंकि ये भाई हो गया हियर से, यहाँ पे मिश्रण हो जाएगी बहुत सारी चीजों का, यहाँ पे लोग आपस में मिर्च मसाला ऐड करने लगेंगे। तो जहां मिर्च मसाला ऐड हो जाएगा वो गारंटी कम हो जाएगी कि वो जो भी बातें कही गई हैं वो बातें सत्य हैं, सही हैं, ठीक है। ये हियर से एविडेंस को कहीं कहीं कहा जाता है सेकेंड हैंड एविडेंस। सेकेंड हैंड एविडेंस के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के से थ्रू आ रहा है। हो सकता है बहुत सारे लोगों के थ्रू भी ना आ रहा हो, भले ही एक व्यक्ति के द्वारा बात कही जा रही है दूसरे व्यक्ति से, तो वो भी माना जाएगा हियर से एविडेंस के अंदर। और ओरल एविडेंस में हम लोगों ने क्या देखा? डायरेक्ट एविडेंस होगा और हियर से एविडेंस होगा। डायरेक्ट एविडेंस एडमिसिबल होगा कोर्ट में और हियर से एविडेंस एडमिसिबल नहीं होता है कोर्ट में। हाँ, एक्सेप्शंस हैं जो कि अभी हम लोग आगे फर्दर देखेंगे।
तो डायरेक्ट एविडेंस में अब इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें आती हैं भाई। डायरेक्ट एविडेंस किसी भी तरह से सेंस किया जा सकता है, चाहे वो सेंस किया जा सकता है, सेंस कई कैसे कैसे क्या करेंगे, चाहे वो देख के, सुन के, महसूस करके, कहीं कहीं ओपाइन भी होता है, मतलब ओपिनियन देना। तो ये भी इसके तरीके हो सकते हैं ओरल एविडेंसेस के। तो ओरल एविडेंसेस कई तरह से एडमिट किया जा सकता है, आंखों देखा भी हो सकता है, कानों सुना भी हो सकता है, और परसीव किया मीन्स खुद के सेंस से फील किया कि नहीं हमने हमें महक आई थी किसी चीज की, वहां से महक आ रही थी, कुछ सड़ा हुआ कुछ महक रहा था, जैसे बहुत दिन का कुछ रखा हुआ है। तो इस तरीके का सेंस जो होता है वो भी ओरल एविडेंसेस में आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये नीचे डॉक्यूमेंट हम लोगों ने देखा, डॉक्यूमेंट के अंदर जिसके इलिस्ट्रेशंस हैं वो याद करना है आपको, कैरिकेचर, इंस्क्रिप्शंस, मैप, प्लान, वर्ड जो है कि प्रिंटेड है, लिथोग्राफ्ड है, फोटोग्राफ्ड है, राइटिंग में कोई चीज है। एंड सिक्स्थ वन इज ऑल्सो देयर, ये कह रहा है एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ऑन ईमेल। अब ये जो ईमेल वगैरह है उस पर जो भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, सर्वर के लॉग्स, डॉक्यूमेंट्स ऑन कंप्यूटर, ये अलग अलग होगा, यहां से यहां तक डॉक्यूमेंट्स ऑन कंप्यूटर्स, जो भी कंप्यूटर पे डॉक्यूमेंट है, यहां तक कि लैपटॉप, स्मार्टफोन और ऑल्सो देयर। पहले ये नहीं ऐड था, ये सारी चीजें नहीं ऐड थी क्योंकि उस समय ये सारी चीजें नहीं थी। अब ये सारी चीजें आ गई हैं तो अब ये नया ऐड हो गया है इसमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। तो ईमेल, सर्वर लॉग्स, कंप्यूटर डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी कंप्यूटर के अंदर डॉक्यूमेंट्स हैं, लैपटॉप, स्मार्टफोन, मैसेजेस, वेबसाइट, लोकेशन एविडेंस भी हो सकता है। आप वहां गए थे आखिरी बार, आपको वहां देखा गया था, इसको भी एज अ एविडेंस एडमिट कर सकती है कोर्ट। और वॉइस मेल, आवाज भेजी गई, वॉइस मैसेजेस जो होते हैं स्टोर्ड हैं अगर डिजिटल डिवाइसेस में, तो वो भी डॉक्यूमेंट हैं। हमने आपको भी पहले बता रखा है कि वॉइस मेल भी डॉक्यूमेंट होती हैं, डॉक्यूमेंट के अंदर आएगा। अब स्मार्टफोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, ईमेल, सर्वर लॉग्स, मैसेजेस, ये सारी चीजें, और ये लोकल एविडेंस, लोकेशन एविडेंस जो है ये भी ऐड कर दिया गया है, और वॉइस मेल मैसेजेस। ठीक है, अब आप इसको याद रखिएगा, इलस्ट्रेशन में अब नया चीजें ऐड की गई हैं। नेक्स्ट वन इज फैक्ट। अब ये फैक्ट क्या होते हैं, देखिए फैक्ट जो होता है वो दिन भर में जो भी घटना घटित हो रही है वो सारी चीजें फैक्ट्स होती हैं। फैक्ट्स मतलब अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, हमारा ये लेक्चर का जो टाइम है ये रात के 8 बजे आ रहा है यूट्यूब पे, ये सारी चीजें क्या है, फैक्ट्स है। हम रोज आपको पढ़ाते हैं, हम कैमरे से नहीं पढ़ाते हैं, हम ऑडियो रिकॉर्डिंग करते हैं। आप सुबह उठ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, खा रहे हैं, किसके साथ मिल रहे हैं, कब मिल रहे हैं, ये सारी चीजें क्या है, फैक्ट है। फैक्ट जो होता है वो हर समय बनता रह रहा है, जो भी चीजें हो रही, घटना घटित हो रही है जो भी, वो सारी चीजें फैक्ट हैं। जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं वो सारे फैक्ट्स हैं। इट मे बी फिजिकल फैक्ट और साइकोलॉजिकल फैक्ट। फैक्ट दो तरीके के हो सकते हैं, या तो फिजिकल फैक्ट भी हो सकता है या फिर साइकोलॉजिकल फैक्ट भी हो सकता है। लेकिन अभी इस पे हम लोग नहीं जाएंगे कि फिजिकल फैक्ट और साइकोलॉजिकल फैक्ट पर। अभी हम यहाँ पे रहेंगे कि फैक्ट जो है वो हमें ये जानना है कि दो तरीके के होंगे, फैक्ट इन इशू एंड रेलेवेंट फैक्ट। अब ये फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट क्या होते हैं, जैसे अभी हमने आपको बताया कि सुबह हम उठ रहे हैं, मान लेते हैं कि हम भाई 4 बजे उठ रहे हैं, नहा रहे हैं, खा रहे हैं, उसके बाद हम चले जाते हैं बाहर, भाई पूजा पाठ लोग करते हैं, पूजा पाठ किया हमने, उसके बाद हम गए अपने इन दोस्तों से मिले, उसके बाद शाम को 3 बजे तक घर वापस आए, फिर से खाना खाया, फिर उसके बाद हम बैठ गए पढ़ने के लिए। तो ये सारी चीजें क्या है, फैक्ट है। ये सारी बन गई चीजें फैक्ट। तो फैक्ट कहाँ है, किस सेक्शन में है, 2 सब क्लॉज एफ में है। अभी तक आपको सारी चीजें बहुत इजी सी मिल रही हैं। हमने क्या याद कराया आपको कि 2E में क्या है, एविडेंस है, 2D में क्या है, डॉक्यूमेंट है, 2F में क्या है, फैक्ट्स हैं, फैक्ट। ओके, याद रखिएगा, ये इजी है याद करने में। याद तो अभी आपको हो गया होगा, अभी मेरे साथ पढ़ते पढ़ते याद हो गया होगा कि 2E एविडेंस, 2D डॉक्यूमेंट, 2F फैक्ट। 2F फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड्स। अब फैक्ट क्या होते हैं, किस चीज का मतलब होगा फैक्ट,
2F का जो फर्स्ट क्लॉज है वो कह रहा है एनीथिंग, कोई भी चीज, स्टेट ऑफ थिंग्स और रिलेशन ऑफ थिंग्स कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंस, कोई भी चीज या स्टेट ऑफ थिंग या रिलेशन ऑफ थिंग्स जो कि परसीव किया जा रहा है सेंसेस के द्वारा, वो फैक्ट्स हैं। एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस, मेंटल कंडीशन भी क्या है, फैक्ट है। जैसे कि हम लोगों ने देखा साइकोलॉजिकल फैक्ट होता है, तो यहाँ पे कोई चीज, थिंग्स, स्टेट ऑफ थिंग्स या रिलेशन ऑफ थिंग्स कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस, जो सेंसेस के द्वारा, सेंसेस क्या क्या होते हैं भाई आपको पता है, टच करके, आंखों को देखा, महक सूंघा हुआ, कान से सुना हुआ, ये सारी चीजें सेंसेस है, टेस्ट किया हुआ सेंसेस है। तो कुछ चीजें जो सेंसेस से हम महसूस कर सकते हैं, कुछ चीजें होती हैं मेंटल जो कि हम सेंसेस से महसूस नहीं कर सकते, मेंटल कंडीशंस होता है, साइकोलॉजिकल फैक्ट होते हैं। तो दोनों फैक्ट, दोनों ही चीजें जो साइकोलॉजिकल हो या फिजिकल हो, दोनों ही चीजें क्या मानी जाएंगी, फैक्ट मानी जाएंगी सेक्शन 2 क्लॉज एफ के अंदर, सब क्लॉज एफ के अंदर। ओके, इसके इलिस्ट्रेशंस को देखते हैं। दैट देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्ट्स अरेंज इन अ सर्टेन ऑर्डर इन अ सर्टेन प्लेस इज अ फैक्ट, कोई चीज है जो कि कुछ ऑर्डर में कुछ किसी जगह पे पर्टिकुलर प्लेस पर रखी हुई है, तो वो भी क्या है, वो भी फैक्ट है भाई। जैसे कि आप मान लेते हैं कहीं घूमने गए, तो वहां पे आपने पिलर्स देखे कुछ, तो पिलर्स आपने कैसे देखे, एक छोटा पिलर था, उसके बड़ा बड़ा पिलर, उसके और बड़ा पिलर और बड़ा पिलर, तो ऐसे ऐसे पिलर्स लगे हुए थे। कुछ पिलर रंगीन थे, अलग अलग कलर के थे, कुछ रेड था, ब्लू था, ग्रीन था, येलो था, अलग अलग पिलर्स अलग अलग कलर के थे। तो ये जो आप देख रहे हैं आंखों से, ये भी फैक्ट है भाई, जो पिलर्स हैं वो भी फैक्ट हैं। आप वहां जा रहे हैं उस प्लेस पे, वहां घूम रहे हैं, वो भी क्या है, वो भी फैक्ट है। दैट अ पर्सन हर्ड और सॉ समथिंग इज अ फैक्ट, आप कुछ भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, फैक्ट है। दैट अ पर्सन सेड सर्टेन वर्ड्स, कुछ आपने कहा, मुंह से कुछ निकाला, अभी जो हम आपसे बातें कर रहे हैं वो क्या है, फैक्ट है। फोर्थ कह रहा है दैट अ पर्सन होल्ड अ सर्टेन ओपिनियन, हैज अ सर्टेन इंटेंशन, एक्ट्स इन अ गुड फेथ या fraudulently, or uses a particular word in a particular sense, or is or was at a specified time conscious of a particular sensation is a fact, ये सारी चीजें फैक्ट्स हैं। भले ही वो गुड फेथ में कही गई हो, फ्रॉडुलेंटली तरीके से कही गई हो, किस सेंस से कही गई हो, कुछ वर्ड्स कहा गया हो, कुछ टाइम जो स्पेसिफाइड है, कॉन्शियस तरीके से कहा गया हो, वो सारी चीजें फैक्ट्स आएंगी, वो सारी चीजें फैक्ट्स मानी जाएंगी। ओके, तो फैक्ट आपको समझ में आ गया, जो भी घटना घटित हो रहा है, जो भी इवेंट्स हैं, वो सारी चीजें फैक्ट्स होती हैं। फैक्ट्स दो तरीके के हो सकते हैं, फिजिकल फैक्ट और साइकोलॉजिकल फैक्ट। जो फिजिकल फैक्ट होता है उन्हें हम सेंस कर सकते हैं, लेकिन साइकोलॉजिकल फैक्ट्स को हम सेंस नहीं कर सकते हैं, उसे महसूस किया नहीं जा सकता, सेंसेस नहीं कर सकते, जो हमारे सेंस ऑर्गन है उसे सेंस नहीं कर सकते, वो मेंटल कंडीशन होता है किसी पर्सन का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फैक्ट समझ में आ गए। अब हम देखते हैं फैक्ट इन इशू क्या होता है। ये जो फैक्ट इन इशू है ये 2 सब क्लॉज जी में है। अब फैक्ट इन इशू means and includes any fact or from which either by itself or in connection with other fact the existence or non-existence, nature or extent of any right, liability or disability asserted or denied in any suit or proceeding necessarily follows। अब ये क्या कह रहा है भाई, ये तो कुछ अलग बात कह दिया फैक्ट इन इशू। ध्यान दीजिएगा, फैक्ट इन इशू मतलब ये होता है वो फैक्ट जिससे किसी भी व्यक्ति का आइदर बाय इटसेल्फ और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट, या तो एक फैक्ट से हम वहां गए तो हमने ये चीज देखी, जैसे एक फैक्ट है ये फैक्ट नंबर 1 कि हम वहां गए, फैक्ट नंबर 2 जब हम वहां गए तो हमने देखा कि वो दोनों आपस में लड़ रहे थे, तो ये फैक्ट से ये फैक्ट कनेक्टेड हो गए, कनेक्शन विथ अदर फैक्ट्स, वो फैक्ट जो कि एक दूसरे फैक्ट से कनेक्टेड है। द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस, किसी भी चीज का एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस बताने वाला फैक्ट, कि हाँ हम गए थे तो हमने देखा था वहां 2 लोग मौजूद थे जो कि आपस में लड़ रहे थे, तो यहाँ एग्जिस्टेंस हो गया। हमने देखा था वहां कोई नहीं था, नॉन एग्जिस्टेंस हो गया। तो वो चीजें जो कि एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस भी बता रही हैं, वो जो कि किसी का राइट
जो कि किसी की लाइबिलिटी या डिसेबिलिटी बता रही हैं, asserted or denied in any suit or proceeding necessarily follows। अब हम इसका आपको एग्जाम्पल देते हैं तो आपको चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। जैसे फैक्ट ये है कि हम आपको बैठा के अभी पढ़ा रहे हैं, हम यहाँ पे रात के 8 बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं, हम बैठ के पढ़ रहे थे और अचानक से हम एक आवाज सुनते हैं जो कि हमारे घर से आती है किसी के जंप करने की। अब ये जो फैक्ट है हमारा पढ़ाना, यहाँ पर ये फैक्ट 1 है क्योंकि हम यहाँ पे जग रहे थे, इसलिए हम जग रहे थे क्योंकि अभी हम पढ़ रहे थे या पढ़ा रहे थे। उसी समय हमने कुछ सुना, दूसरा फैक्ट हो गया किसी के जंप करने का आवाज, फैक्ट नंबर 2, या किसी के चिल्लाने का आवाज जोर से, फैक्ट नंबर 2 हो गया। तो ये जो फैक्ट है किसी का जंप करना, अब मान लेते हैं कि किसी यहाँ घर में, पड़ोस के घर में जो चिल्लाया, वहां घर में क्या हुई थी, चोरी हुई थी, थेफ्ट हुआ था, तो चोरी हो रहा है, ये क्या बन गया, फैक्टिंग इशू बन गया। अब इस चोरी से ये दूसरा फैक्ट रिलेटेड है कि हमने किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी, तो यहाँ पे जो क्राई की आवाज है, चिल्लाना, जो भी चिल्लाने की आवाज है, साउटिंग की आवाज है, वो यहाँ पे दूसरा फैक्टिंग इशू हो गया, रेलेवेंट फैक्ट बन गया यहाँ पे। खैर अभी रेलेवेंट फैक्ट पे नहीं जाते हैं, हम लोग फैक्टिंग इशू पर ही रहते हैं। तो ये क्या हो गया, चोरी, यहाँ पे फैक्टिंग इशू है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या कह रहा है। Whenever under the provision of the law for the time being enforced relating to civil procedure, any court records an issue of fact, the fact to be asserted or denied in the answer to such issue is a facting issue। वो फैक्ट जिसको हम डिनाई कर रहे हैं या एसर्शन कर रहे हैं कि नहीं हाँ ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था, जैसे घर में चोरी हुई थी या नहीं हुई थी, ये सारी चीजें अगर डिनाई कर रहे हैं या एसर्ट कर रहे हैं, उसी फैक्ट को माना जाता है फैक्टिंग इशू। इलस्ट्रेशंस देखते हैं, चीजें और क्लियर होंगी अच्छी तरीके से। इलस्ट्रेशन कह रहा है ए इज अक्यूज्ड ऑफ द मर्डर ऑफ बी। ए जो है वो अक्यूज्ड है किसके मर्डर का, बी के मर्डर का। एट हिज ट्रायल द फॉलोइंग फैक्ट्स मे बी फैक्टिंग इशू। अब उसका ट्रायल चल रहा है भाई, ए जो है वो उसने बी को मार डाला, बी ऐसे मरा हुआ पड़ा है, ठीक है, ये बी है, ए ने मारा है, ये भाई खड़ा है यहाँ पर, इसे मारा है, हाथ में चाकू है। अब जब ए का ट्रायल चल रहा है तो ये सारी चीजें फैक्टिंग इशू बन सकती हैं। क्या क्या चीजें फैक्टिंग इशू बन रही हैं भाई यहाँ पे, देखिए, दैट अक्यूज्ड बीज डेथ, दैट ए कॉज्ड बीज डेथ, सॉरी यहाँ पे अक्यूज्ड जैसा कुछ लग रहा था, ये कॉज्ड है, यहाँ अलग रहेगा, ये बार बार ऐसा क्यों गलत हो रहा है। बी, दैट ए कॉज्ड बीज डेथ, कि ए ने बी की हत्या की। अब यहाँ पे जो ए ने बी की जो हत्या की है, डेथ जो है, ये यहाँ पे फैक्टिंग इशू बन गया। सेकेंड, दैट ए इंटेंडेड टू कॉज बी डेथ, ए का पहले से इंटेंशन था कि वो बी को मारना चाह रहा था, तो यहाँ पे ए का इंटेंशन क्या होगा, ए का इंटेंशन इज ऑल्सो अ फैक्टिंग इशू। दैट ए हैड रिसीव्ड ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन फ्रॉम बी, बी ने उसे बहुत गालियां दी थी, बी ने उसे समाज में थप्पड़ मार दिया था, इसलिए ए गुस्साया और ए ने चला दी गोली। तो ये क्या है, सडन प्रोवोकेशन है, बी के द्वारा किया गया ए को, जब ए प्रवोक हुआ बी के द्वारा तब ए ने मारा उसे, हत्या की, तो ये भी क्या है, फैक्टिंग इशू है। फोर्थ, that A at the time of doing that act which caused B's death was by reason of unsound mind। A भाई पागल था, जब वो पागल हो जाता है तो किसी को कुछ भी उठा के मार देता है, अब वो इसी समय B को मार डाला और वो मर गया। तो यहाँ पे क्या है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड इज ऑल्सो अ फैक्टिंग इशू, इनकैपेबल ऑफ नोइंग इट्स नेचर, ए को पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है, ए को पता ही नहीं चला, तो यहाँ पे जो ए का अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है या ए माइनर है, कुछ भी जो है जो कि वो मेन फैक्टिंग इशू से रिलेटेड भी है, तो यहाँ पे वो भी बन जा रहा है फैक्टिंग इशू। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया चीजें, 2G में बात कर रहा है फैक्टिंग इशू के बारे में। ओके, एंड द लास्ट वन इज 2K। 2K बात करता है रेलेवेंट के बारे में, रेलेवेंसी के बारे में, कि रेलेवेंट क्या होता है, रेलेवेंट फैक्ट्स कौन कौन सी चीजें कौन होते हैं। तो 2K में है रेलेवेंट। रेलेवेंट मीन्स a fact is said to be relevant to another when it is connected with the other in any way, in any of the ways referred to in the provision of this adhiniyam related to the relevancy of fact। जब
ये मेन फैक्ट इन इशू से, जो मेन फैक्ट है, जैसे ए ने बी की हत्या की, तो यहाँ पे मर्डर जो है, अब यहाँ पे मर्डर है, तो इस मेन फैक्ट इन इशू से जो भी चीजें कनेक्टेड होंगी कि मर्डर के बाद वो भागा, घबराया हुआ था, उसे जाते हुए देखा गया, वो वापस नहीं आया, वो जाके छुप गया, पुलिस को देखते ही वो भागा, या मर्डर से पहले वो वेपन्स इकट्ठा कर रहा था, ये सारे जो फैक्ट्स हैं जो कि इसे सपोर्ट कर रहे हैं, इसका हेल्प कर रहे हैं, किसी भी तरीके से रिलेटेड हैं, वो फैक्ट्स रेलेवेंट फैक्ट्स माने जाएंगे, वो फैक्ट रेलेवेंसी मानी जाएगी उसे देख करके कि हाँ इससे रेलेवेंसी है या नहीं है। तो जो भी रेलेवेंसी हम लोग अभी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सेक्शन 3 से सेक्शन 50 तक बीएसए के। Only relevant fact and fact in issue is include and admissible. केवल relevant fact और fact in issue ही admissible होते हैं कोर्ट में, और कुछ भी admissible नहीं होता है। Fact and evidences both are admissible in court. जो भी फैक्ट होते हैं, फैक्ट कौन से, ऐसे नॉर्मल फैक्ट नहीं कि हम आपको बैठ के पढ़ा रहे थे बस अब ये एडमिसिबल हो जाएगा कोर्ट में, नहीं। फैक्ट क्या होना चाहिए, फैक्ट इन इशू के तरीके से होना चाहिए और रेलेवेंट फैक्ट होना चाहिए, तब वो कोर्ट में एडमिसिबल माना जाएगा। अब ये एडमिसिबिलिटी क्या होती है भाई, एडमिसिबिलिटी एक तरह से स्ट्रिक्ट रूल ऑफ लॉ है जो कि सेक्शन 51 ऑफ बीएसए में डिफाइन है। The rule of admissibility declares whether certain type of relevant evidences are admissible or are to be excluded. मतलब एडमिसिबिलिटी के बेसिस पर ही कोर्ट डिसाइड करती है कि इसे एडमिसिबल करे या इसे हटा दे, देखेगी कि हाँ वो रिलेवेंट फैक्ट है या नहीं है, वो फैक्ट इन इशू है या नहीं है, वो एविडेंसेस हैं कि नहीं है, एविडेंस के अंदर आएंगे कि नहीं, अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है तो उसे एडमिट करेगी, अगर ओरल एविडेंस है तो उसे एडमिट करेगी, देखेगी कोर्ट पहले। द फैक्ट विच आर एडमिसिबल आर नेसेसरी रेलेवेंट, मतलब कि अगर रेलेवेंट है, जरूरी से रेलेवेंसी होगी उसकी, बहुत ही करीबी रेलेवेंसी होगी, तभी किसी भी फैक्ट को कोर्ट एडमिसिबल करती है, अदरवाइज उसे एडमिसिबल नहीं करती है। तो दोस्तों आज का लेक्चर काफी इंटरेस्टिंग था। अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम आए समझने में, कोई भी क्वेश्चन है इस लेक्चर से रिलेटेड या अलग से कोई क्वेश्चन है, आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप हमें जो नंबर दिया गया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या टेलीग्राम, यूट्यूब, फेसबुक कहीं पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, सारे क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं जो हमने पूछा है, या आपको कोई क्वेश्चन है तो आप वहां पे पूछ सकते हैं, आप पर्सनली भी मैसेज करके नंबर पे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों फॉर ज्वाइनिंग एंड लिसनिंग मी।